Hello everyone, this is CA Samiksha Sethia. I hope you guys are doing good and you are studying well for your upcoming examination. I understand that it might be so that it is getting difficult for you to focus and concentrate on your studies now because the exams have also been postponed and there are so many distractions all around us. But guys, just let me tell you this one thing कि आपने इतनी मेहनत की है अभी तक इस एग्जामिनेशन के लिए, और अगर अभी आप अपना पेशेंस लूज़ कर जाते हो या कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट हो जाते हो तो आपका जो हार्ड वर्क है अभी तक वो आप कहीं ना कहीं वेन में जाने दे रहे हो. सो डोंट लेट दैट हैपन. जस्ट try to remain focused and concentrate on your studies. And the fact that the examinations have been postponed for CA and CS और CMA के जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी एक फ्यूचर डेट के लिए अनाउंस किए गए हैं दैन दी नॉर्मल डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन. बट अगर ये पोस्टपोनमेंट हुआ है या एक्सटेंशन हुआ है तो हमें इसको एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह लेना चाहिए. आपको ये समझना चाहिए दैट नाउ यू हैव गॉट सम एक्स्ट्रा टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. यू कैन फिल द गैप्स विच वर देयर अर्लियर. जो भी चैप्टर्स में आप वीक थे या जो भी आपके प्रॉब्लम एरियाज थी, हो सकता है किसी सब्जेक्ट का सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया हो, नाउ इज़ द टाइम टू कंप्लीट दैट. Don't let distractions and externalities affect you at this point of time. Definitely you should focus on your health first. That should be the topmost priority right now. But other than that, if you are safe, if you are healthy, if your family members are healthy, just न्यूज़ से या फिर सोशल मीडिया से अपने आप को अफेक्ट ना होने दीजिए. आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए. और अगर आपका एम था कि मुझे एग्जामिनेशन पास करना है, नाउ यू कैन ऑल्सो एम फॉर अ रैंक. You can study harder, you can do multiple rounds of revision, you can appear for mock tests, and you can prepare yourself much better than you could have done earlier अगर normal dates पे exam होते. So that's what I wanted to say regarding the motivation, the lack of motivation that you might be facing. Now this video is for all the CA Inter students who are going to appear for the upcoming examinations, any examination term, be it the May 21 term or the November 21 term. We don't know when the examinations will happen, but as you know that the institute has already conducted 2 mock test series for our CA intermediate and CA finals. तो CA इंटर का जो March 21 का मॉक टेस्ट पेपर था फॉर योर ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस पेपर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डिफरेंट क्वेश्चंस विच वर देयर, द न्यू क्वेश्चंस विच वर देयर इन द मॉक टेस्ट पेपर in an earlier video. So I will attach the link of that video in the description box. If you haven't watched it yet, you can go and watch that. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अप्रैल 2021 दैट इज सीरीज 2 फॉर द May 21 एग्जामिनेशन का जो मॉक टेस्ट पेपर है उसको डिस्कस करने वाली हूँ. मॉक टेस्ट पेपर्स को गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू कुड गिव 3 आवर्स ऑफ टाइम. अगर आपका ऑडिट का प्रेपरेशन कंप्लीट हो गया है, यू शुड जस्ट टेक दिस पेपर एंड यू शुड सिट एंड राइट द पेपर. पूरा 3 घंटा आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू टू असेस द लेवल ऑफ योर प्रेपरेशन. आपने जो पढ़ा है आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है. और लिखने की जो प्रैक्टिस होती है, स्पेशली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स का एक कंप्लेन रहता है या एक दुख रहता है कि लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, सो वी कैन नॉट राइट इन द एग्जामिनेशन. सो दैट ऑल्सो टू सम एक्सटेंट यू कैन कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ कि आप कितना अच्छे से लिख पा रहे हो. तो बेस्ट होगा कि आप कोई भी एक मॉक टेस्ट पेपर, बीट मार्च वाला या फिर ये अप्रैल वाला या कोई पुराने टर्म का पेपर, भी बेस्ट होता है लेटेस्ट टर्म का, बट कोई पुराने टर्म का भी अगर आपके पास MTP है, आप उसको लेके 3 घंटा बैठ के उसको एक बार लिखो. एंड इफ़ यू वांट कि कोई असेस कर दे हमारे पेपर को, तो SJC इंस्टीट्यूट में भी हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं. आप अगर चाहो तो वहाँ पे रजिस्टर करके वो मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स आपका पेपर को जो है इवैल्यूएट करेंगे, आपको सजेशंस देंगे इम्प्रूवमेंट के लिए. इसके अलावा इफ़ यू वांट राइटिंग प्रैक्टिस टू बी डन फॉर ऑडिटिंग पेपर, स्पेशली मॉक टेस्ट हमारे यहाँ सब सब्जेक्ट्स के हो रहे हैं ऑलमोस्ट, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं और पेपर्स आपके इवैल्यूएट हो जाएंगे. डिटेल प्रोसीजर जो है उसके लिए मैं लिंक दे दूंगी मॉक टेस्ट का भी यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख सकते हो उसको. इसके अलावा इफ़ यू वांट प्रैक्टिस फॉर राइटिंग, स्पेशली राइटिंग प्रैक्टिस फॉर ऑडिटिंग पेपर, ठीक है, इसके लिए हमने एक स्पेशल एक्सक्लूसिव मेंटरशिप प्रोग्राम करवाया था. ठीक है, 2 मिनट में डाइवर्ट हो रही हूँ उस टॉपिक से बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू शेयर विथ यू ऑल. मेंटरशिप प्रोग्राम हमने करवाया था CA इंटर ऑडिट के लिए.
wherein we had conducted revision classes live on YouTube, and thereafter स्टूडेंट्स का चैप्टर वाइज असेसमेंट्स लिया जा रहा था। हर चैप्टर में एक क्विज होता है, ठीक है, और एक रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट ऑफ से 10 to 15 मार्क्स, एंड देन आप लोग वो पेपर को लिख के मुझे सबमिट करते हो। मैं पर्सनली उसको इवैल्यूएट करके आपको फिर सजेशंस देती हूँ इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर ज़रूरत पड़ती है कोई टॉपिक पे आपका रीटेस्ट भी लिया जा सकता है। तो दिस वे पूरा का पूरा ऑडिट के जितने चैप्टर्स है आपके सिलेबस में, सबका एक रिटन प्रैक्टिस आपके लिए हो जाएगा। Now that you have got time for this, already we have had a lot of students in the mentorship program that we had done. अभी भी कुछ स्टूडेंट्स कभी कभार एनरोल कर लेते हैं, ठीक है, जिनको राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम, यू वांट कॉन्फिडेंस टू बी बिल्ड अप इन दिस सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, and trust me, a lot of students are unable to clear the examination because of these theoretical papers. Practical papers में आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी रहती है, तो उसमें आप क्लियर कर लेते हो कैसे भी करके, बट थ्योरी पेपर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से एंड ड्यू टू अदर फैक्टर्स ऑल्सो, आप लोग एग्ज़ाम इस पेपर की वजह से एंड अदर थियोरेटिकल पेपर्स के वजह से यू आर अनेबल टू क्लियर। सो आई डोंट वांट दैट। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है एक मेंटरशिप की, एक गाइडेंस की विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट, तो मैं एक फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, CA इंटर ऑडिट मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो एंड देन आई विल कनेक्ट विथ यू एंड लेट यू नो मोर अबाउट द मेंटरशिप प्रोग्राम। क्लियर? चलो अभी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं विद द मॉक टेस्ट पेपर का डिस्कशन। मैं सिर्फ जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पहले कभी ICI पब्लिकेशंस में नहीं आए हैं या फिर MCQ जो केस स्टडी ओरिएंटेड MCQs हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी पूरा थियोरेटिकल पेपर, पूरा जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम अदर either of your RTPs or the past papers or the ICI study material itself. तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नए क्वेश्चंस एंड द केस सिनेरियो बेस्ड MCQ। सो लेट्स स्टार्ट। पहला केस स्टडी देखो, और ये वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको जो है किस तरह से क्वेश्चंस पढ़ना है उसका भी एक आइडिया लग जाता है, किस तरह से MCQs वगैरह को आंसर करना चाहिए वो भी आपको एक ट्रिक कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से ज़रूर सीखने मिलेगा, अदर देन द MCQ प्रैक्टिस ऑल्सो। ठीक है, चलो। मार्स लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी having turnover exceeding rupees 50 crores in the last 3 financial years, including the current financial year, which is financial year 1920. तो turnover क्या है? Turnover is greater than rupees 50 crores. The company comes under the class of companies specified under item A, that is regulated sectors. तो ये दो पॉइंट्स पढ़ के क्या आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा है कि केस सिनेरियो किस चीज़ के बारे में हो सकता है? अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स की बात करूँ तो मुझे जितना लग रहा है कि ये कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड होगा, बिकॉज रेगुलेटेड सेक्टर्स, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स हमारा जो है कॉस्ट ऑडिट का ही पार्ट है, सेक्शन नंबर 148 ऑफ कंपनीज एक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको इंटरप्रेट करते रहना है, यू शुड रिलेट, कीप मैपिंग द टॉपिक्स दैट यू हैव स्टडीड, ओके। The company, Messrs. XYZ and Associates have been appointed as the auditors of Mars Limited. All right. Mars Limited has a branch office in Dubai. ठीक है, outside India, for which a separate auditor has been appointed. Messrs. XYZ and Associates understand that they need to communicate with another auditor appointed for the branch office in Dubai. तो दुबई में कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंटेड है और जो XYZ एंड एसोसिएट्स हैं उनको ये समझ आ रहा है कि दे नीड टू कम्युनिकेट विद द ब्रांच ऑडिटर यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। रिमेंबर, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, SA 600, ओके। तो ये हो गया आपका SA 600 एंड ऑल्सो सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 8 जो कि ब्रांच ऑडिटर के बारे में बात करते हैं, ब्रांच ऑडिट के बारे में। Further, Mars Limited has taken a loan from a nationalized bank in 2015 amounting to rupees 1 crore payable in 8 equal installments of rupees 12.5 lakhs each starting from 31st March 2016 onwards. It has repaid its 4 installments. However, the company has defaulted in the current financial year. Mars Limited has sought rescheduling of loan from the bank. तो जो लोन है उसको रीस्केड्यूल कराया गया है। अगला पॉइंट देखो, The auditors XYZ and Associates understand
that they have reporting requirements under company's auditors report order 2016. that means कारो 2016 के अंदर उनका कुछ reporting requirements है when there is default in repayment of borrowings. Can you tell me which clause number? Can you identify this clause number? This is clause 8. Ma'am, do we have to remember the clause numbers? Yes, you have to. Clause 8 of paragraph 3 of कारो 2016. ठीक है ना? चलो. Further, the auditors also attended the physical verification of inventory conducted by management at the year end. So, auditors attended the physical verification of inventory. Simple case study है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें technical नहीं था. Based on the above facts, answer the following questions. With respect to the forms specified by companies' cost records and audit rules 2014, which of the following is incorrect combination? Incorrect combination you have to identify. So see, form numbers are also important. MCQs में 2 mark का पूछ लिया यही. Form CRA1 maintenance of cost records by the company. This is absolutely correct combination. CRA2 is regarding intimation of the appointment of cost auditor to the central government. This is also correct combination. हमें incorrect identify करना है. Form CRA3 submission of cost audit report to the board of directors of the company. This is also correct. So of course option number D is the incorrect combination, hence the correct answer. Form CRA4 submission of cost audit report by the company to the registrar. CRA form submit किया जाता है to the central government. CRA4 is submitted by the company to the central government. So this is incorrect combination. Next question. Within how many days of the receipt of copy of cost audit report, Mars Limited is required to forward the report to the central government? तो CRA3 जब receive हो जाता है उसके within 30 days, within how many days? Within 30 days the company has to forward the report to the central government in form CRA4. So option A is the correct answer. Next question number 3. Whether reporting about, important, ठीक है, whether reporting about maintenance of cost records required by कारो 2016. If yes, then under which clause and which is the relevant section under the Companies Act? So you see, clause number, section number के ऊपर MCQ. तो डिटेल स्टडी मैं हमेशा कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो आपको ये स्किप नहीं करना है. तो आप मुझे बताइए, क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में जो मेंटेनेंस का बात है, क्या उसको कारो 2016 में रिपोर्ट करना है? यस मैम, करना है. कौन से क्लॉज के अंदर करना है? क्लॉज 6. ठीक है. और सेक्शन कौन सा है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स का सेक्शन कौन सा होता है? सेक्शन नंबर 148 सबसेक्शन 1 विच स्पेसिफाइज कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है. ठीक है. तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. यूसी बी तो करेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि इसने नो लिख दिया है. सी भी करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लॉज 5 है, क्लॉज 5 नहीं है. ठीक है. देन सेक्शन नंबर 143(1) ये भी गलत है और ये ऑप्शन डी भी गलत है बिकॉज यहाँ पर तो नो कह दिया है कि कारो के अंदर इसकी रिपोर्टिंग ही नहीं करनी है. तो ऑल दीज आर इनकरेक्ट. चलो next question. With respect to the branch office of Mars Limited in Dubai, what is the duty of Messrs XYZ and Associates with respect to the branch office? तो options पढ़ते हैं. Messrs XYZ and Associates might discuss with the branch auditor the audit procedures applied. तो branch auditor के साथ discussion कर सकते हैं. May also visit the branch auditor, discuss with the branch auditor, visit the branch auditor. Messrs XYZ and Associates cannot advise the other auditor of accounting, auditing, reporting requirement as the other auditor is well versed with such provisions. ये बिल्कुल गलत है. ठीक है. So option D is the correct answer. Both A and B can be done. Next question देखो. Which of the following is incorrect? Incorrect combination. So ऐसे नंबर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम ऐसे नंबर भी याद करना है क्या? तो बिल्कुल याद करना है. नंबर के साथ टाइटल भी याद करना है. You can see question has been asked here. ऐसे 200 overall objectives of independent auditor. ये करेक्ट है. ऐसे 230 अपने को क्या फाइंड आउट करना है? देखो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है कि इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, करेक्ट नहीं फाइंड आउट करना है. ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट. 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट.
ऐसे 600 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ये गलत हो गया ना, तो दिस इज इनकरेक्ट. ऐसे 600 इज रिगार्डिंग व्हाट, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. और सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए ऐसे 560. चलो अगला केस स्टडी देखते हैं. सन प्राइवेट लिमिटेड इज अ न्यूली फॉर्म्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, न्यूली फॉर्म्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी engaged in the manufacturing of solar panels. Company has appointed M&S Associates, a partnership firm of Mr. Meticulous and Mr. Sincere as their first auditor. तो कंपनी ने M&S Associates को first auditor के तरह अपॉइंट किया. M&S Associates accepted the engagement and Mr. Meticulous, being the engagement partner, started their audit. During the course of audit, Mr. Meticulous asked the management for name of companies operating in similar business, name of companies operating in similar business, so that they can compare the company's figures. During this procedure, Mr. Meticulous found that, तो उन्होंने क्या information ली, similar companies का हमें नाम बताइए so that we can compare say your ratios, your turnover, your income with the similar companies. During this procedure, Mr. Meticulous found that the gross margin of the company is lower than the industry standard or fellow companies. Although gross margin तो calculate की हुई थी, but when compared to the industry trends, that is marginally low. He prepared an interim report dealing with this matter and asked the management about the reasons for this deviation. Management asked him to give all the workings along with the working papers as they believed it is the company's property. कंपनी ने कहा कि आप हमारा ग्रॉस मार्जिन को कंपेयर कियो तो आपका जो भी वर्किंग पेपर्स है, सिंस इट इज रिगार्डिंग आवर ग्रॉस मार्जिन, यू गिव इट टू अस. कैन यू टेल मी, इज इट राइट और नॉट? नो मैम, इट्स नॉट राइट. ऐसे 230 tells us that the working papers are the property of the auditor. The auditor may at his discretion provide the extracts of the working papers to the client. Mr. Meticulous advised him that he cannot provide working, but he can provide the working calculation वगैरह share की जा सकती है, but cannot provide the working papers as they are property of the firm. Management agreed to that and asked Mr. Meticulous to go into detail and tell them the reasons for the lower gross margin, to which he agreed. During the detailed audit, Mr. Meticulous came to know about the fact that the company dispatched, देखो अब गड़बड़ कहाँ हो रही है, the company dispatched its solar panels to the distributors on delivery challans. तो delivery चालान बना के, ठीक है, goods dispatch note बना के जो solar panels है उनको dispatch कर दिया जाता है. And once goods were accepted, sales bills are raised. तो जब accept कर लिया जाता है तब sale bill बनता है. Checking each चालान, अब उन्होंने क्या किया, मैचिंग किया कि ये चालान गया, इसका सेल इनवॉइस कटा कि नहीं कटा. So when they checked each चालान against sales invoices, Mr. Meticulous found that there were many challans जो कि goods dispatch हो गया for which no invoices were raised and thus sales was grossly understated. So since invoice नहीं बना तो sale will be understated and hence gross margin would be low. And there was no mechanism where unbilled challans were recorded or tracked. Now the company employed a person to reconcile all the challans and prepare a list where bills are yet to be sent to the customers. In addition, company was also asked to seek confirmation of balances from all its customers. The management assured Mr. Meticulous that inventories are physically verified and hence there will be no impact on them. That inventories are physically verified, तो जो accept नहीं होता है वो return आ जाता है, तो there is no impact on the inventory balance. Now the questions. Mr. Meticulous asked about other companies. He was intending to perform which audit procedure? तो other company का information लेके हम क्या करेंगे, हम comparison करेंगे. So comparison is part of which audit procedure? मैम analytical procedure. ठीक है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर आता है. तो स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ तो इसको कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर. इट इज नॉट रैंडम सैम्पलिंग, नॉट स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. व्हाट वाज द इनिशियल प्रोसीजर कैरिड ऑन बाय मिस्टर मेटिकुलस? इन्होंने ग्रॉस मार्जिन कंपेयर किया था ऑफ द गिवन कंपनी विथ द अदर सिमिलर कंपनीज. तो इसको क्या कहते हैं हम, रेशियो एनालिसिस.
ट्रेंड एनालिसिस मतलब हो गया खुद की कंपनी के पास्ट ईयर के साथ ट्रेंड एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग नहीं है, ये रैंडम सैम्पलिंग भी नहीं है। Next question, who has the right to retain the working papers of the company in the current case? Of course, the auditor has the right, no question about this. Mr. Meticulous decided to go in detailed checking of sales. Which audit procedure he applied to obtain this evidence? तो डिटेल प्रोसीजर उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने डिलीवरी चलान्स को चेक किया विद द सेल इनवॉइसेस. So this is test of transactions as well as test of balances. Test of balances because debtors भी उन्होंने रेफर किया होगा, तो बैलेंस शीट आइटम इन्वेंट्रीज भी रेफर किया होगा, एंड दे आर ऑल्सो चेकिंग द डिटेल्ड चेकिंग ऑफ दिस डिलीवरी चलान विद द सेल्स इनवॉइसेस. द इम्पैक्ट ऑफ exercise carried on by the company for unbilled challans will have an impact on. तो अगर challans unbilled है, challans unbilled है मतलब चलान जा चुका है और अभी तक बिलिंग नहीं हुई उसकी, तो उसका इम्पैक्ट किस चीज़ पे होगा? ग्रॉस रिसीट्स एंड डेटर्स, ग्रॉस रिसीट्स एंड इन्वेंट्री, डेटर्स या फिर इन्वेंट्री. तो ग्रॉस रिसीट पे भी होगा और डेटर्स पे भी होगा, बिकॉज अगर सेल्स इनवॉइस नहीं बनाए तो डेटर खड़ा नहीं हुआ है, एंड इफ द डेटर has not been recorded you will not receive the amount from the debtors. So gross receipt and debtors पे impact होगा. Clear? चलो अभी हम लोग ये जनरल MCQs भी डिस्कस कर लेते हैं. इस पेपर में इन्होंने 5 MCQs ही दिए हैं which is of 2 marks each. एक बार देख लेते हैं. If the auditor is unable to agree to a change of the terms of audit engagement and is not permitted by the management to continue the original audit engagement, तो ऐसे 210 के ऊपर क्वेश्चन है. अगर चेंज नहीं एक्सेप्ट कर पाए तो क्या करना है? डायरेक्टली विड्रॉ कर लो ऑडिट एंगेजमेंट से. डिटर्मिन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन आइदर कॉन्ट्रैक्चुअल और अदरवाइज टू रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस टू अदर पार्टीज सच एज दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ओनर्स और रेगुलेटर्स. सिर्फ डिटर्मिन करके छोड़ दो. थर्ड ऑप्शन, विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन एंड डिटर्मिन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन either contractual or otherwise to report the circumstance to other parties such as TCWG, owners, regulators. और लास्ट ऑप्शन में कहा गया है विड्रॉ कर लो या फिर डिटर्मिन कर लो कोई ऑब्लिगेशन है या नहीं है. तो ऑफ कोर्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. वी कैन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट बट देन वी ऑल्सो नीड टू डिटर्मिन क्या हमें कम्युनिकेट करना है बाकी पार्टीज के साथ, क्या हमारी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स evidence of the auditor's basis for a conclusion about the achievement of overall objectives of the auditor, or that evidence that the audit was planned and performed in accordance with essays. तो दोनों में से एक चीज़ के लिए evidence चाहिए क्या? Question is regarding essay 230. Evidence of the auditor's basis for a conclusion about the achievement of overall objectives and एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज. तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, साथ ही ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना है. अगर आप हड़बड़ में पढ़ोगे तो आपको दोनों में डिफरेंस ही नहीं समझ आएगा. बट द डिफरेंस इज बिटवीन दीज टू. यहाँ पे और लिखा है, यहाँ पे एंड लिखा है. ऑप्शन नंबर सी, एविडेंस ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर अ कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोल के एक टॉपिक था, अगर आपको याद है. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए? तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि वो एविडेंस प्रोवाइड करे कि ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एसेज एंड एविडेंस दैट द ऑडिटर्स बेसिस फॉर कंक्लूजन इज बेस्ड अपॉन सम इंफॉर्मेशन एंड द अचीवमेंट ऑफ जो भी ऑडिटर का कंक्लूजन है इट हैज़ रिजल्टेड इन द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर. क्लियर? नेक्स्ट, ऑडिट एविडेंस इंक्लूड ऐसे 500. देखो सीधा सीधा ये लोग ना डेफिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं. डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स जो था स्टैंडर्ड्स का. ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोथ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द एफएस एंड अदर इंफॉर्मेशन, या फिर सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन, या फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये तो हमने एक शॉर्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है. उसमें मैंने बताया था कि दीज टू आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द ऑडिट एविडेंस.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, ऑडिट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मैं सिर्फ आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ ऑडिट रिस्क का एक फ्लो चार्ट. ये ऑडिट रिस्क है, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है. एक होता है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट जिसको हम RMM लिख रहे हैं, और दूसरा होता है डिटेक्शन रिस्क. तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ RMM एंड डिटेक्शन रिस्क. अब RMM के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क. याद आ गया आपको? यस मैम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट मे बी डिफाइंड एज द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड आफ्टर ऑडिट, that the financial statements are materially misstated during the audit, that the financial statements are materially misstated prior to audit, या फिर all of the above. So risk of material misstatement means audit के पहले there may be a risk that the financial statements are materially misstated. So it is actually option C, prior to audit. Clear? चलो अभी हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में. इसमें जो सिर्फ डिफरेंट क्वेश्चंस है, मैंने पूरा पेपर देख लिया, जो डिफरेंट क्वेश्चंस है जो पहले नहीं पूछे गए या मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स के लिए नए होंगे या ट्रिकी होंगे, मैं उनको सिर्फ यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ. देखो 1 का क्वेश्चन नंबर 2, ऑडिट नोट्स कैन सर्व एज अ गाइड इन फ्रेमिंग द ऑडिट प्रोग्राम. इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? द स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑडिट जो नोट्स होते हैं, जो क्वेरीज हो गई ऑडिट टीम की जो एड्रेस हुई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, दे हेल्प इन फ्रेमिंग द ऑडिट प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर ऑडिट्स, नॉट द करंट ईयर ऑडिट बट फॉर द फ्यूचर ऑडिट. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसके बाद में यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म as the finance minister may on the advice of C and AG prescribe. So yeah, article 150 actually talks about the accounts to be kept in such form, ठीक है, accounts of union and state, but on the advice not of the finance minister but of the president. तो आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट ट्विस्ट डाल रहे हैं, मतलब. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इस तरह का एक सवाल पहले पूछा गया था जिसमें था कि आर्टिकल 151 लिखा था यहाँ पे कि 151 टॉक्स अबाउट द अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ CAG. तो वो आर्टिकल 151 नहीं था, 150 था. 151 टॉक्स अबाउट द अकाउंट्स टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ यूनियन एंड इन केस ऑफ द स्टेट्स ऑन बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, चलो अभी हम आ जाते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में. के अंदर एक दो क्वेश्चन थे जो मुझे यहाँ पे हाईलाइट करने थे. ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी. इन केस ऑफ अ बैंक एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फंडेड लोन्स, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फंडेड लोन्स, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स. आपको मैंने लेट्स अपडेट ऑडिट सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, आपको दे दिया गया है, जिसमें हमने जो ICAI मटेरियल, न्यू ICAI मटेरियल के चेंजेस थे उसको हमने कवर किया था. तो ये फंडेड लोन्स जो है, द टाइप्स ऑफ एडवांसेस, फंडेड एंड नॉन फंडेड, ये डिस्कशन हमने न्यू स्टडी मटेरियल के हिसाब से किया था इन द लेट्स अपडेट ऑडिट सीरीज. तो मुझे ये क्वेश्चन हाईलाइट करने का ज़रूरत क्यों है? बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट जो नए स्टडी मटेरियल में चेंजेस आए हैं वो आपके लिए कवर करना इंपॉर्टेंट है. यू शुड वॉच ऑल ऑफ दोज वीडियोज़ एंड उसके नोट्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे. तो ज़रूर से आपको उन चेंजेस को कवर करना है बिकॉज वी कैन सी दैट इंस्टीट्यूट इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दोज. 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है. तो एक्चुअली फंडेड लोन्स क्या होते हैं? फंडेड लोन्स आर दोज एडवांसेस विच आर गिवन बाय द बैंक वेर इन देर इज एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ फंड्स व्हेन द लोन इज बीइंग ग्रांटेड. फॉर एग्जाम्पल योर टर्म लोन हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया, देयर इज एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ फंड्स. बट इन केस ऑफ नॉन फंडेड एडवांसेस देयर इज नो एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज व्हेन द लोन इज एक्चुअली बीइंग ग्रांटेड. जैसे कि गारंटी हो गया, कमिटमेंट्स हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, वहाँ पे एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ फंड्स नहीं हो रहे हैं. ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन मुझे जो दिखाना है. Okay, question number 3 part D. Although it's not a new question, but what I want to say is
ऐसे 501 वी सॉ कि इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर जो मार्च का था या फिर आरटीपी जो May 21 में था, आइदर ऑफ द टू, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ऐसे 501 को वहां पर पूछा गया था, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन था। यहाँ पर आप देखो ऐसे 501 में लिटिगेशंस एंड क्लेम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहने का मतलब है ऐसे 501 तो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू शुड गो थ्रू इट वेरी वेल, ठीक है। चलो इसके अलावा मुझे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना था आपको, दिस क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 5A, दिस वॉज देयर इन MTP March 21 ऑल्सो। आपके May 21 एग्जाम के लिए 2 RTP आए थे, मार्च वाला और ये अप्रैल वाला। दोनों में ये कंटिंजेंट लायबिलिटी के डिस्क्लोजर के ऊपर क्वेश्चन था, डिस्क्लोजर्स अबाउट कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से देख के जाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटिंजेंट लायबिलिटी, एस्टिमेटेड अमाउंट, ठीक है, क्या इसका कोई रीइंबर्समेंट मिल सकता है क्या, तो इस तरह का जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है ये अपने को लिखना था। इसके अलावा ये देखो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पे भी डेफिनेशंस के ऊपर जो मेरा फोकस रहा है कि स्टूडेंट्स जनरली ये डेफिनेशंस पार्ट को इग्नोर करते हैं, सो यू शुड गो थ्रू दिस डेफिनेशन पार्ट वेरी वेल। Another question is question number 6 part D. This CA Amar wants to verify the payments made by XYZ Limited on account of building rent during the financial year 2021. The rent amounts to rupees 50,000 per month for the year. The monthly rental payments are consistent with the rent agreement. Rent agreement में भी 50,000 लिखा था और books में भी actually 50,000 is the rent payment per month. However, the other companies in similar industry are paying rent of rupees 10,000 per month for a similar location. How will applying the analytical procedures impact the verification process of such rental payments? तो ये भी जो क्वेश्चन है ये हमने लेट्स अपडेट ऑडिट सीरीज के अंदर डायरेक्टली यही केस स्टडी हमने कवर किया था। न्यू स्टडी मटेरियल में ये केस स्टडी दी गई है कि इफ़ यू जस्ट चेक द रेंट अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द ऑडिटर विल नॉट फाइंड एनी इनकंसिस्टेंसी, बट व्हेन द ऑडिटर अप्लाइज एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड कंपेयर्स द रेंट पेड बाय द कंपनी विद द रेंट पेड बाय सिमिलर कंपनी, they may identify, they are actually identifying inconsistencies which may otherwise not be identified अगर उन्होंने सिर्फ ट्रांजैक्शंस को चेक किया होता है या बैलेंसेस को चेक किया होता with respect to the documentation available. So applying analytical procedures help them in identifying other types of inconsistencies which could be material. Clear? तो ये भी लेट्स अपडेट ऑडिट सीरीज में हमने किया था। दैट्स ऑल, यही क्वेश्चंस जो थे ये मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू और आपको जो नए क्वेश्चंस हैं के बारे में पता चला। एटलीस्ट यू आर नाउ अवेयर कि न्यू स्टडी मटेरियल का इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के लिए भी जो भी नए स्टडी मटेरियल में कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसकी भी मैंने एक अमेंडमेंट वीडियो डाल दी है, एक नहीं रादर 4 अमेंडमेंट वीडियोज़ है इकोनॉमिक्स के लिए भी यूनिट वाइज। That also you should cover if you are going to appear for both for your group 2 examination for FM economics also. Alright, that's all with this video. If you have any queries you can write down in the comment section. और अगर आप mentorship program में interested हैं तो उसकी भी link मैं दे दूँगी वीडियो के description box में, आप ज़रूर से उसके लिए भी कोशिश करिए कि अगर आपको written practice की ज़रूरत है तो आप उसके लिए भी register. Alright, that's all with this video. Thank you so much everyone. God bless you all.